नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर का एक मेन पेपर है, जिसमें आज जो हम करेंगे वो फर्स्ट यूनिट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारी सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर है, जैसे कि आप सब यहाँ से देख सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म को आज हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस करा है कि ये स्ट्रक्चर के तौर पे हमें देखना है। ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये इनका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पूंजीवाद है वो किस तरीके की व्यवस्था या फिर किस तरीके के स्ट्रक्चर की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं आपके सामने, या समाजवाद है वो किस तरीके का जो संरचना है वो सामने प्रस्तुत करती है। कॉलोनियलिज्म कैसा स्ट्रक्चर था, न्यू लिबरलिज्म वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो आज जो पूरा लेक्चर है वो इन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स को डील करा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पूंजीवाद से। देखिए, पूंजीवाद लगभग अभी आप फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं तो पूंजीवाद हर जगह ये वर्ड आता। आपने जब शीत युद्ध पढ़ रहे थे तब भी आपके या कोल्ड वॉर वाला चैप्टर जब 12th में पढ़ रहे थे तब भी ये कैपिटलिज्म बार बार आ रहा था। तो देखिए, ये जो कैपिटलिज्म है ये इसको आप बहुत तरीके से देख सकते हैं। एक आइडिया के तौर पे देख सकते हैं कि ये आइडिया किस तरीके का विचार प्रस्तुत कर सकता है, विचार। दूसरा, ये एक सिस्टम की संकल्पना करता है, यानी एक व्यवस्था की संकल्पना स्थापित करता है, कि एक तरह के स्ट्रक्चर की भी बात करता है, एक आर्थिक स्ट्रक्चर की बात करता है। तो जैसे कि आप सबने 12th की एनसीईआरटी में जो इकोनॉमिक्स है, जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं तो उसमें एक चैप्टर पढ़ा होगा शुरू का, जिसमें जो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या क्या है। तो जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम था कि क्या उत्पादन करा जाए, कैसे उत्पादन करा जाए, किसके लिए उत्पादन करा जाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये जो क्वेश्चंस थे, ये तीन क्वेश्चंस को लेकर ये देखिए कि इसका जो कंट्रोल है, कि जैसे क्या उत्पादन करा जाए, कैसे उत्पादन करा जाए और किसके लिए उत्पादन, ये कंट्रोल किसके पास है। अगर ये सरकार के पास है तो आपकी कौन सी व्यवस्था हो गई, समाजवाद। और अगर ये कंट्रोल आपके अगर किसी प्राइवेट प्लेयर के पास है, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है, तो ये व्यवस्था क्या हो गई, आपकी पूंजीवादी व्यवस्था हो गई। ये शुरुआती एक परिदृश्य है पूंजीवाद का। तो ये मैटर करता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। यहाँ पे जितना भी मैंने बताने का प्रयास करा कि ये बात करता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है, कि क्या प्रोड्यूस करा जाए, कैसे प्रोड्यूस करा जाए, किसके लिए प्रोड्यूस करा जाए। अगर ये कंट्रोल अगर प्राइवेट प्लेयर के हाथ में है तो ये क्या है, आपकी पूंजीवादी व्यवस्था है। अब जब हम कैपिटलिज्म या पूंजीवाद को जब हम परिभाषित करते हैं तो इसको परिभाषा के तौर पे हम इस तरीके से बोलते हैं कि कैपिटलिज्म इज अ इकोनॉमिक सिस्टम। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जहां जो निजी अभिनेता है अपने हितों के आधार पर संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण करते हैं। जैसे कि लास्ट वाले अभी जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि जो कैपिटलिज्म है वो क्या है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जो प्राइवेट एक्टर हैं, वो ओन करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं प्रॉपर्टीज को बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। वो अपने हितों के आधार पे वो चाहे तो बेचते हैं, चाहे तो वो अक्वायर करते हैं। और मार्केट के अंदर जो मार्केट की शक्तियां हैं वो निर्धारित करती हैं कि किसी वस्तु का क्या प्राइस होना चाहिए,
यानी मान लीजिए कोई वस्तु है जैसे लैपटॉप है, इसका जो प्राइस है ये सरकार नहीं निर्धारित करेगी, बल्कि मार्केट फोर्सेस निर्धारित करेंगे कि मार्केट में किस तरीके से जो एक तरह से मार्केट की फोर्सेस हैं वो, कि अगर आप इसका 1 लाख प्राइस कर देंगे तो डेफिनेटली कोई से परचेज नहीं करेगा। वहीं पे अगर आप 50, तो ये जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगा, डाउन होगा, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं है। और अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये जो अपने आप मैकेनिज्म, तो कैपिटलिज्म में यही बोलने ऐसी व्यवस्था की संकल्पना कर रहे थे जो शुरुआत के जो अर्थशास्त्री हैं, कि ये बोल रहे थे कि देखिए जो स्टेट है ना वो ट्रेड से थोड़ा सा साइड हो जाए, यानी बिजनेस ट्रेड से स्टेट को थोड़ा साइड कर दें। जो बाजार है ना वो अपने आप सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा। यहाँ पे केवल स्टेट को ऐसा ऐसा बोला गया है कि स्टेट का रोल है, मगर वो फ्री एंड फेयर कंपटीशन को स्टैब्लिश करने के लिए है। उसके बाद अगर हम देखें कि द प्राइमरी मोटिव ऑफ कैपिटलिज्म इज टू मेक प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट ना सेंट्रल है, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का जो सेंटर में है वो क्या है, आपका लाभ है, लाभ, प्रॉफिट, जो कि एडम स्मिथ की जो द वेल्थ ऑफ नेशन है उसमें भी उन्होंने डिफाइन करा है। उसके बाद एम्फेसिस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि यहाँ पे जो व्यक्ति का जो स्वहित है ना, जो इंटरेस्ट है वो निर्धारित करता है, वो एक प्रेरक शक्ति के रूप में स्वहित को जन्म देता है या उस पर जोर देता है। कि देखिए आफ्टर ऑल जैसे आप सबने देखा होगा कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, हर कोई प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, तो वो खुद एक सेल्फ मोटिवेट होता है कि हाँ मुझे काम करना है, प्रॉफिट लेके आना है, पैसा कमाना है। तो ये जो सेल्फ इंटरेस्ट है ना, ये जो प्रॉफिट वाला जो हंगर है, यही इसका ड्राइविंग फोर्स है। ये जितनी भी गतिविधियां हो रही है ये इसी के इर्द गिर्द हो रही है। प्रॉफिट सेल्फ इंटरेस्ट को जन्म देता है या सेल्फ इंटरेस्ट प्रॉफिट को जन्म देती है, और यही इसी तरीके से ये सिस्टम आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद ये एक ऐसी अजम्पशन पे वर्क करता है कि मान लीजिए दो स्वैच्छिक लोग हैं, आपस में जब एक्सचेंज करते हैं पूंजीवाद के अंदर, यानी पूंजीवादी व्यवस्था में कोई व्यक्ति एक्सचेंज करता है दूसरे व्यक्ति से, तो इसमें बोला जाता है कि ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, यानी दोनों को लाभ मिलेगा। जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है दोनों को लाभ मिलने की बात करता है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। उसके बाद जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो बड़े बड़े एसेट्स हैं, जो जो संपत्तियां हैं, वो ज़्यादातर जो प्राइवेट ओनर हैं वो ओन करते हैं, यानी जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, यानी जो जितने भी निजी लोग हैं वो बड़े बड़े संसाधनों या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं। और यहाँ पे स्टेट का हमें जो रोल है वो बहुत निम्न दिखता है। उसके बाद एक तुलना करी गई है कि देखिए ये जो कैपिटलिज्म है ना ये जस्ट एक तरह से ओपोजिट है, विपरीत है सोशलिज्म से। सोशलिज्म में क्या है कि जो मैंने वही बताया कि ये जो कंट्रोल होता है ये सरकार के हाथ में होता है कि क्या उत्पादन करा जाए, क्या उत्पादन, कैसे, किसके लिए। तो ये कंट्रोल जो है ये किसके पास चला जाता है, सरकार के पास चला जाता है। तब ये समाजवाद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट है उसको स्पेस नहीं मिलता, बल्कि सरकार कम्युनिटी को स्पेस मिलता है इन इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जितने भी साधन है उन सब पे राज्य का कंट्रोल होगा। ज़्यादातर जो बड़े उद्योग हैं वो सब राज्य के अधीन होंगे।
जो प्रॉफिट होता है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि वो समाज के लिए होता है। यानी वो सोशल गुड को ज़्यादा महत्व देते हैं व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल प्रॉफिट की तुलना में। तो इनके लिए सोशल और सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं पिलर्स ऑफ कैपिटलिज्म। अब देखिए, जो जो पूंजीवाद है ना, वो बहुत सारे स्तंभों पे खड़ा है। यानी उसके कोई बहुत सारे फीचर्स हैं, या फिर उसकी बहुत सारे आयाम हैं, उनको हमें समझना होगा। जिसमें सबसे पहला जो आयाम है, जो पिलर है पूंजीवाद का, वो है निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने बताया कि देखिए, यहाँ पे जो बात करा जाता है वो इंडिविजुअल्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करा जाता है। कि बोला जाता है कि जो व्यक्ति है वो एकदम फ्री है अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, उसको उसको बेचने के लिए, उसको खरीदने के लिए। और देखिए, इसके अंदर क्या बोला गया है कि देखिए, जो निजी संपत्ति है उसके माध्यम से करता क्या है, लोगों को जमीन और घर जैसी मूर्त संपत्ति, स्टॉक, बॉन्ड जैसी अमूर्त संपत्ति की अनुमति होती है। कि यानी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इस सब की आज़ादी होती है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा जो पिलर है, वो है सेल्फ इंटरेस्ट का, यानी स्वाहित का या स्वार्थ का। अब देखिए, जो स्वार्थ का जो इसके अंदर संकल्पना प्रस्तुत करी गई है, वो इस तरीके से करी गई है कि अब सामाजिक, राजनीतिक जो बंधन होते हैं, या जो प्रेशर होते हैं, या दबाव जो होते हैं, उनकी उनके उनसे हटकर आप अपना स्वहित का जो अच्छा है, यानी जो जो आपको अच्छा लगता है, वो आप करें। ठीक है। पीपल एक्ट इन परस्यूट ऑफ दियर ओन गुड। कि वो अपने भलाई की खोज में हमेशा लगा रहे, अपनी भलाई करता रहे। ठीक है। जि- और इसमें ये बात समझाने की कही करी गई है एडम स्मिथ के द्वारा कि ये जब जो व्यक्ति है, जो मान लो अपनी अपनी इच्छाओं से जो जो चीज़ कर रहे हैं, ये अनकोऑर्डिनेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं, वो आफ्टर ऑल क्या करेंगे कि ये एक तरह से मार्केट के प्रेशर की वजह से ये एक तरह से वेल्थ क्रिएट करेंगे। ठीक है। जिसमें सभी का लाभ होगा। यहां पे लिखा है, दीज uncoordinated individual end up benefiting society if, in other word, Adam Smith 1776 wealth of the nation, they were guided by इनविजिबल हैंड्स। कि आफ्टर ऑल जब ये लोग अपनी, हर कोई मान लीजिए अपनी अपनी भलाई में लगा रहे, मगर आफ्टर ऑल उसे बाजार से एक्सचेंज तो करना ही होगा ना। तो बाजार से जब वो एक्सचेंज करेगा तो देखेगा कि हाँ, कि कुछ चीज़ों का प्राइस ज़्यादा है, कुछ चीज़ों तो मुझे ज़्यादा, जो अगर मुझे कार खरीदनी है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मुझे वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा, तब मैं खरीद। तो ये जो इनविजिबल हैंड है, जो इसमें जो अदृश्य जो हाथ है, यही ये इसलिए बोला गया है कि ये जो इनविजिबल हैंड है ना, जो मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई वो निर्धारित करेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे एक एप्पल का फ़ोन खरीदना है तो मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा मुझे अ, काम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जॉब करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, या स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जाके मैं। तो ये जो इनविजिबल हैंड है मार्केट का, वो निर्धारित करेगा, वो शेप करेगा सोसाइटी को। अब देखिए, ये जो बात करता है ना कैपिटलिज्म, ये बोलता है कि कंपटीशन, कंपटीशन होगा मार्केट के अंदर। क्या होगा? कंपटीशन होगा। जो जितना सस्ता बेचेगा उसका प्रोडक्ट बिकेगा। मगर आप सब देखोगे कि बाजार में होता क्या है, अभी भी मार्केट में देखो, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, तो कोका कोला या पेप्सी, तो कई बार ये इसके क्रिटिसिज्म भी है कि कैसे ये मोनोपोली क्रिएट करता है। मगर सैद्धांतिक तौर पे, थ्योरेटिकली, जो कैपिटलिज्म बात करता है कंपटीशन की,
कंपटीशन की बात इसलिए करता है कि कंपटीशन से होता क्या है, कंपटीशन से सोशल वेलफेयर होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई चीज़ है, कोई प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा उसे सस्ते में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, फिर उस जो पहला जो व्यक्ति था उसको दाम कम करने पड़ेंगे, अपना कॉस्ट कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो वही चीज़ को बहुत कम दामों में। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों फॉर्म में, ए और बी में कंपटीशन हुआ। इसमें फायदा किसको हुआ? सिटीजन्स, सोशल को फायदा हुआ, क्योंकि इन दोनों के कंपटीशन से क्या मिला आपको? लाभ। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में देखो, इंडिया में एयरटेल था, वोडाफोन था, ओएमएस था, बहुत सारी कंपनी, एयरटेल, टाटा थी, बहुत सारी। बट हुआ क्या कि यहाँ पे एक तरह से मोनोपोली क्रिएट होने लग गया धीरे धीरे मार्केट में किसी सर्टन कंपनीज का। तो ये भी प्रॉब्लम है। बट सैद्धांतिक तौर पे, थ्योरेटिकल वे में, कैपिटलिज्म कंपटीशन की बात करता है और बोलता है कि कंपटीशन से हमें बहुत सारा वेलफेयर मिलेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोचो, जैसे आप सब जब कॉपी किताब लेने जाते हैं तो एक तो केवल एक ही जगह पे एक ही दुकान है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, जहाँ से लाइनों से दुकानें होती हैं। तो वहां पे आप देखोगे कि कंपटीशन है, हर कोई बिल्कुल छोटे छोटे मार्जिन पे काम कर रहा होता है। और इसमें फायदा किसको मिलता है? सिटीजन को मिलता है। तो एक पिलर आपका ये प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हो गया। इससे पहले सेल्फ इंटरेस्ट था, उससे पहले आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी था। तो प्लीज ये वर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, सेल्फ इंटरेस्ट, कंपटीशन, ये तीन कोर है। उसके बाद क्या है? एक बात जो पूंजीवाद अपने आप पे बहुत गर्व करता है, वो बोलता है कि हमारे यहाँ पे ना फ्रीडम टू चूज है, ठीक है, फ्रीडम टू चूज विथ रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। कि आपको जो चीज कंज्यूम करनी है वो आप कंज्यूम करें, जिस चीज को आपको प्रोड्यूस करना है वो करो, जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है वहां पे करो। तो यहाँ पे जो फ्रीडम है, फ्रीडम टू चूज, ये तीनों सेंस में हमें यहाँ पे दिखती है, कंजम्पशन के तौर पे, प्रोडक्शन के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पिलर है वो है लिमिटेड गवर्नमेंट। पूंजीवाद हमेशा से ये संकल्पना प्रस्तुत करता है कि यहाँ पे जो सरकार का जो हस्तक्षेप होगा वो बहुत निम्न होगा। सरकार केवल नाम मात्र की होगी, वो केवल और केवल कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए, या जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे मौजूद होगी। कि एक ऐसा एक सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रदान करके दे, एक वातावरण प्रदान करके दे जहां पे मार्केट फंक्शन कर सके, जहां पे मार्केट अपना काम कर सके। तो यहाँ पे हम फ्रीडम टू चूज एक पॉइंट, एक पिलर हो गया आपका। दूसरा हो गया सॉरी, चौथा, पांचवा ये हो गया आपका लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सीमित सरकार, सीमित सरकार। अब देखिए, अभी तक हमने जो पूंजीवाद है उसकी क्या क्या स्तंभ है, क्या क्या आयाम है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसको डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं कि जो जो पूंजीवाद है ना वो बहुत विभिन्न विभिन्न रूपों में शामिल होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो पूंजीवाद है उसके बहुत सारे रूप हैं। कैपिटलिज्म एग्जिस्ट्स इन वॉरियस फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहला, अगर इन फ्री मार्केट, अगर कोई जो मुफ्त बाजार है, कोई एकदम फ्री मार्केट है या लेजर फेयर है, लेजर फेयर का मतलब बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं, एकदम फ्री है, गवर्नमेंट का कहीं पे भी कंट्रोल नहीं है, तो और किसी भी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या अलाउ करता है? यहाँ पे एकदम अधिकतम आर्थिक स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तुत करता है कैपिटलिज्म।
तो अगर मान लीजिए कि जहाँ पे भी, जिस बाजार में भी, जिस व्यवस्था, जिस आर्थिक तंत्र में किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं है, किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम होगा। जो दूसरी आती है वो आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे इंडिया भी एक इंडिया भी आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हमेशा रहता है। ठीक है, तो एक तरफ ये मान लीजिए, एक तरफ ये इकोनॉमी हो गई, एक तरफ आपका गवर्नमेंट हो गया, ये इसको प्रभावित करता है और ये इसको प्रभावित करता है। ठीक है, मगर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं रेगुलेट, कहीं ना कहीं सीमित कर सकती है। मगर अभी अगर आप देखेंगे कि जो 1991 जो एलपीजी की जो पॉलिसी आई, तो यहाँ पे ये निकल के आया कि जो गवर्नमेंट है वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है। अगर मार्केट को, इकोनॉमी को अगर कंट्रोल करने लायक हो जाएगा, तो फिर ये जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म है ये आपका समाजवाद की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी सोशलिज्म की तरफ। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, एक डोमिनेंट रोल है, मतलब बहुत बड़ा रोल है, डोमिनेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी के अंदर। टू एड्रेस मार्केट फेलियर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मार्केट ना सोशल वेलफेयर को, ऐसा अजम्पशन है मिक्स्ड इकोनॉमी के जितने भी थ्योरिस्ट हैं कि जो कैपिटलिज्म का जो जो सिस्टम है ना कहीं वो, जिसके पास पैसा है उसको रिसोर्सेज देने के लिए एकदम काबिल है, मगर कहीं ना कहीं ये जो सोशल वेलफेयर है उस, और सोशल या पब्लिक सेफ्टी है, इसको प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। तो इसलिए हमें मिक्स्ड इकोनॉमी की ज़रूरत है, जिसमें मार्केट का कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो परिप्रेक्ष्य है वो कहाँ सोशल वेलफेयर की तरफ रहता है, यानी सामाजिक कल्याण। तो देखिए, कैपिटलिज्म ऊपर वाले में भी मौजूद था, क्योंकि एकदम फ्री था एकदम। यहाँ पे भी कैपिटलिज्म है, मगर क्या है, लिमिटेड तौर पे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आ जाता है। इस वाले में कहीं पे भी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो जैसे और देखिए, पब्लिक वेलफेयर को और किसी तरीके से, जैसे रेगुलेशन इन मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एम्स टू करेक्ट मार्केट फेलियर, जैसे पॉल्यूशन हो गया, ट्रैफिक कंजेशन हो गया, और भी जो सोसाइटल इशू है या सोसाइटल नीड है या डिफेंस का बात है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हस्तक्षेप चाहिए होता है। अब देखिए, जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कैपिटलिज्म को दो प्रमुख कैटेगरीज में डिफाइन करा है, यानी दो उसके फॉर्म बनाए या टू टाइप बताए हैं, बेस्ड ऑन हाउ प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज, कि जो उत्पादन है वो किस तरीके से संगठित होता है या व्यवस्थित होता है। तो सबसे पहला जो फॉर्म है कैपिटलिज्म का, वो है लिबरल मार्केट इकोनॉमीज। तो जो लिबरल मार्केट इकोनॉमीज है ये आपको यूएस में मिलेगा, यूके में मिलेगा, जिसमें क्या है कि जो कम्पिटिटिव मार्केट्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, कि यहाँ की मार्केट्स में आपको क्या मिलेगा बाजार में, कि एक एक कम्पिटिटिव जोन हमेशा बना रहता है, एक प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती है। और दूसरा जो प्रोडक्शन है वो डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, वो जो प्रोडक्शन है कोई बहुत ही विकेंद्रीकृत स्तर पर हो रहा होता है। उसके बाद जो दूसरा जो फॉर्म है कैपिटलिज्म का, यानी जो दूसरा टाइप है इकोनॉमिक्स के अनुसार, या एक जो अर्थशास्त्री हैं वो बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड मार्केट इकोनॉमीज। देखिए, जो कोऑर्डिनेटेड मार्केट इकोनॉमीज हैं ये आपको मिलेगा जर्मनी जैसी कंट्रियों में, जापान में। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज प्राइवेट इंफॉर्मेशन थ्रू नॉन मार्केट इंस्टीट्यूशंस,
जैसे यूनियंस हो सकते हैं, बिजनेस एसोसिएशन। तो जो मार्केट है वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड है किसके, जो नॉन मार्केट इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा। तो ये दो मेजर फॉर्म है। उसके बाद जो रीसेंट क्लासिफिकेशन हुआ है कैपिटलिज्म को लेकर, तो बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से परिभाषित करा है। तो जो रीसेंट जो आइडेंटिफिकेशन है कैपिटलिज्म का, वो है स्टेट गाइडेड कैपिटलिज्म। तो स्टेट गाइडेड कैपिटलिज्म में क्या है कि गवर्नमेंट डिसीजन ऑन सेक्टर्स टू प्रमोट ग्रोथ, कि यहाँ पे जो स्टेट है वो कैपिटलिज्म को एक्वायर कर रहा है, वो कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल को इम्बाइव करते हुए ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है। उसके बाद है ओलिगार्की कैपिटलिज्म। देखिए, और का ओलिगार्की कैपिटलिज्म ये है कि जो हम पूरा पॉपुलेशन को हम फायदा नहीं पहुंचा के, बल्कि एक ग्रुप है जो, एक ओलिगार्की का मतलब होता है कोई ग्रुप, मतलब एक कुलीन तंत्र, जो कुलीन लोग हैं उनको उनको बेनिफिट देना उस छोटी पॉपुलेशन को। और क्या है, प्रायोरिटाइजिंग प्रोटेक्शन एंड इनरिचमेंट ओवर द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इनको फैसिलिटेट करना, इस कुलीन तंत्र को आगे बढ़ाना, इनको और मजबूत करना ही इसका उद्देश्य होता है, ना कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद है बिग फर्म कैपिटलिज्म। तो बिग फर्म कैपिटलिज्म है कि कैपिटलाइजेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर मास प्रोडक्शन। कि बिग फर्म कैपिटलिज्म में क्या है कि जो 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 बड़ी बड़ी कंपनी है जिनका काम क्या है कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन पैदा करना या बड़े स्तर पर उत्पादन करना। तो एक ये भी स्वरूप है बिग फर्म के स्वरूप में। उसी के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमी यानी उद्यमशीलता है, जिसमें जो इनोवेशन, इंडिविजुअल महत्व को ज़्यादा दिया जाता है, न्यू फॉर्म्स को इनवाइट करा जा, स्पेस रहता है आने का। और ऐसा उम्मीद करा जाता है कि ये जो जो न्यू एंटरप्रेन्योर कैपिटलिज्म है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो मासेस हैं उसको प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हम उपलब्ध करा सकते हैं नए नए इनोवेशंस के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, हम सब ने वॉरिस क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करने के बाद, अब जो कैपिटलिज्म का एक क्रिटिसिज्म है, जो एक प्रमुख जो क्रिटिक है, वो किन्स के द्वारा आता है, जॉन मेनार्ड किन्स। तो जो किन्स का जो क्रिटिक है, जो कि उनकी पुस्तक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर उन्होंने शामिल करा, जो 1936 एकदम क्लासिकल टेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन आया या महामंदी आई, तो किस तरीके से ये जो महामंदी जो आई, उसके क्या क्या कारण रहे, उनको एनालाइज करते हुए और ये बताने का प्रयास करा कि ये जो जो सिस्टम है, जो ये जो पूंजीवाद की जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि सबसे पहले ना, ये एक तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है। दूसरा, कई हद तक ना जो ग्रोथ है वो कई बार स्टैग्नेट हो जाती है। और जो जो इकोनॉमीज हैं वो कई बार स्लो डाउन का सामना करती है, क्योंकि हाई ज़्यादा बहुत अच्छे स्तर पर उच्च बेरोजगारी है, और एक जो विकास है वो भी स्थिर हो जाता है। तो जो किन्स हैं, जो कि बात करें किन्स, किन्स इकोनॉमिक्स चैलेंज द बिलीफ इन द लेजर फेयर कैपिटलिज्म। तो देखिए, लेजर फेयर कैपिटलिज्म में हमने जो बात करा कि यहाँ पे स्टेट का किसी भी तरीके का रोल नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि जब स्टेट का किसी भी तरीके का रोल नहीं है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि एक तरह से बाजार एकदम एकदम मुफ्त हो जाता है, और किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। केवल जो पर्टिकुलर लेबर
चाहिए होती है उसकी ज़रूरत होती है, शॉर्ट टर्म बहुत सारी चीज़ें होती है। और इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर बेरोजगार रह जाते हैं। अब देखिए, जो किन्स हैं, जो जॉन मिनार्ड किन्स हैं, जो अपनी पुस्तक में थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में ये बात करते हैं कि ये जो जो बिलीफ है कि जो कैपिटलिज्म जो है और जो लेजर फेयर कैपिटलिज्म है, वो क्या करेगा, अपने सेल्फ रेगुलेट एबिलिटी के द्वारा ना, वो डिमांड है उसको उत्पन्न करेगा, जो बेरोजगारी है उससे लड़ाई करेगा या फिर रोजगार उपलब्ध कराएगा। और जो मुद्रास्फीति है उससे निपटेगा, उसको रोकेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सफल नहीं हुई, जिसके कारण जो 1930 में एक महामंदी सामने आती है। और यहाँ पे केन्स बोलते हैं कि ना, कि गवर्नमेंट को ना आना चाहिए इकोनॉमी में, यानी गवर्नमेंट का रोल स्पष्ट होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर। क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से जो टैक्स कट है या फिर जो इकोनॉमी के अंदर एक तरह से बूस्ट होगा, जिससे जो जो अ, जो आर्थिक जो मंदी है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो एक तरह से गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, टैक्स कट करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के अंदर। इसकी ये बात करते हैं, इसका ये पक्ष रखते हैं। अब देखिए, जो किन्स का जो आयाम है ना, वो ये नहीं है कि हमें कैपिटलिज्म से अलग हो जाना चाहिए या फिर कैपिटलिज्म की जगह हम सोशलिज्म लेके आ जाए, नहीं। देखिए, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चल रही होती है, तो जब हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होता है तो हम ज़्यादा पेडल मार के फिर थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो सेम ये जो कीन्स बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का जो रोल है ना, वो टाइम टू टाइम एक पीरियोडिक इंटरवेंशन होना चाहिए, जिससे जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्टेबिलिटी आए। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है ये चलता रहे। तो टाइम टू टाइम एक इंटरवेंशन होना चाहिए, एक पुश देने के लिए। उसके बाद दो प्रमुख व्यक्तियों का एक क्रिटिक कह लीजिए या फिर उनका एक आगे का बढ़ा इस पूंजीवाद को विस्तार करने का एक महत्वपूर्ण आयाम ये भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें रघुराम राजन और जिंगल ये प्रस्तुत करते हैं कि सोसाइटी मस्ट सेव कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट, यानी जो समाज को, जो पूंजीवाद को पूंजीपतियों से बचाने की जरूरत है। और कैसे बचाने की जरूरत है वो इन पॉइंट्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। कि जैसे सबसे पहले लिमिटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, कि हमें जो इकोनॉमी के अंदर ना, कि सारा का सारा जो ज़्यादा बड़ा एसेट है उसे हमें सीमित करना चाहिए, कि एक जो मालिक है या फिर जो एक ऑनर है उसके पास इससे ज़्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो लिमिट करना चाहिए, जो कंसंट्रेशन हो रहा है ऑनरशिप का वो एक लिमिटेड होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि देखिए, जो जो पूंजीवाद है जिसका एक इम्पोर्टेंट पिलर था कंपटीशन, और कंपटीशन से कई बार क्या होता है, एक विनर और लूजर क्रिएट होता है। तो जो लूजर है उसको कहीं ना कहीं एक बार कंपटीशन में शामिल होने के लिए एक सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको कंपनसेट करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वोडाफोन आइडिया है, तो सरकार कहीं ना कहीं इनको कंपनियों को बोल रही है कि नहीं, आप अपना जो पुराना जो हिसाब है अभी थोड़ा लेट से सबमिट कर सकते हैं। या यस बैंक वाले केस में कि जो मालिक का जो गड़बड़ी था, जो या फिर मतलब इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये वाला फिट नहीं होता है। मगर जो जो लूजर है उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट या फिर सहारा मिलना चाहिए कि दोबारा से वो मार्केट में आए। क्योंकि जो कंपटीशन है उससे क्या होगा, कंपटीशन से इंडिविजुअल सिटीजन, बायर को, कंज्यूमर को फायदा होता है। उसके बाद क्या करना चाहिए कि जो एडवोकेट करना चाहिए कि फ्री ट्रेड पॉलिसीज को, स्टेट को, और ये मेंटेन रहे कि जो कंपटीशन का प्रेशर है वो बना रहे। और जो भी इनकम्बेंट फर्म है, जो भी
हारने वाले या फिर जो इनकम्बेंट फॉर्म है उनको प्रिवेंट करना चाहिए पावरफुल इंटरेस्ट। इसमें यानी ये है कि जो कंपटीशन का ना प्रेशर हमेशा बना रहे। ऐसा कभी भी ना हो कि कोई एक पार्टी या फिर कोई कोई पावरफुल जो गवर्नमेंट जो फॉर्म है वो डोमिनेट करे, नहीं, यहाँ पे कंपटीशन को डोमिनेट करना है। और लास्ट कि हमें ना पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है, ये यानी जो पब्लिक इंटरवेंशन है वो हमेशा बना रहे, जिससे जो फेयरनेस है इस सिस्टम का वो बना रहे और इस सिस्टम की जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। तो हमें टाइम टू टाइम पब्लिक इंटरवेंशन या फिर पार्टिसिपेशन इंक्लूड होता रहे। और इन्हीं प्रिंसिपल्स के माध्यम से, कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो पूंजीवादियों से पूंजीवाद को हम बचा सकते हैं। देखिए, पूंजीवाद सैद्धांतिक तौर पे अलग है और पूंजीवादी व्यक्ति उसे किसी और तरीके से अपने अपने हितों को तौर पे प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन इन मेजर्स को हम अगर हम अपनाएंगे तो हम इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कंपटीशन, इनोवेशन, फेयर मार्केट प्रैक्टिस, इन सबको हम ला के एक अच्छा सिस्टम कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आफ्टर ऑल किसको, कंज्यूमर को फायदा हो और अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। तो लास्टली हम कंक्लूड करते हैं। देखिए, जो फ्री मार्केट है वो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिस्ट के अनुसार जो कैपिटलिज्म को बिलीव करते हैं वो बोलते हैं कि ये ग्रोथ, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, ये तीनों चीज़ लेके आता है। यानी आर्थिक विकास, नवाचार और दक्षता, तीनों को बढ़ाता है। और जो डिबेट है इसके अंदर कि देखिए कि जो प्राइवेट कैपिटल है, जो प्राइवेट कैपिटल का एक्यूमुलेशन है, वो जर्नली क्या करता है, वो वेल्थ के कंसंट्रेशन की तरफ हमें लेके जाता है। और अगर हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो प्रतिस्पर्धा है, जो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, वो उसको कहीं ना कहीं दूर कर देगा। तो प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए ये जो प्राइवेट एक्यूमुलेशन है वो कहीं ना कहीं वेल्थ के कंसंट्रेशन को क्रिएट करेगा और कंसंट्रेशन फिर जाके एक तरह से प्रतिस्पर्धा को भी कहीं ना कहीं चैलेंज करेगी। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहा है कि आ, ये कंपटीशन भी बना रहे और ये जो प्राइवेट एक्यूमुलेशन जो कि लीड करता है वेल्थ कंसंट्रेशन को, इन दोनों के बीच में हमेशा एक समन्वय बना रहे। और बाकी जो इकोनॉमिक्स हैं वो इसकी दिशा में आगे काम कर रहे हैं कि वो वो यही चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है कैपिटलिज्म के अंदर, वो उसको और कैसे समझा जाए, ये क्यों यहाँ पे आ रही है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ लोगों के हाथ में क्यों ये धन चला जाता है ज़्यादातर प्राइवेट जो कैपिटलिज्म के अंदर, क्यों कुछ ही कंपनी सामने आ पाती हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिबेट चल रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा। आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।